अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारा एक बहुत ही प्यारा सा बैच चल रहा है, दैट इज द स्प्रिंट बैच, जिसमें हम हर एक चैप्टर को वन शॉट लेक्चर्स में फिनिश कर रहे हैं। तो आज बचा केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड चैप्टर, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बारी है। भैया केमिस्ट्री का एक तो ये चैप्टर और नेक्स्ट वाला चैप्टर, इससे बच्चों को थोड़ा सा ऐसा लगता है भैया अब शुरू हुई है केमिस्ट्री, समझ रहे हो। तो आज हम इस चैप्टर को टैकल करने वाले हैं और इस लेक्चर के एंड तक आते आते पता क्या होगा, आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के डर को भी टाटा बाय बाय कर रहे होगे और इस चैप्टर को भी विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल एंड क्लियर, इसको भी टाटा बाय बाय कर रहे होगे। तो चलिए बच्चा फिर अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है तो भैया उसके बारे में जरा उसकी हिस्ट्री भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की हिस्ट्री देखनी तो चलो बैठ दो टाइम मशीन में और चलते हैं पास्ट में। कितना पास्ट में? अराउंड 500 बीसी। कितना? अराउंड 500 बीसी के आसपास चलते हैं। इस टाइम पे बच्चा एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़, ठीक है। इनका नाम था महर्षि कन्नड़ और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भैया एक चीज होती है, एक चीज होती है जिसको इन्होंने पदार्थ बोला। भैया इंडियन फिलोसोफर है तो अपनी हिंदी भाषा का ही प्रयोग करेंगे या और कोई अपनी इंडियन भाषाओं का ही प्रयोग करेंगे। तो इन्होंने बोला कि एक चीज होती है जिसको पदार्थ बोलते हैं। अगर मैं उसे तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि मुझे एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा। अगर मैं इसे तोड़ता जाऊं अगर मैं इसे तोड़ता जाऊं तो मुझे एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको मैं और नहीं तोड़ सकता। आई कैन नॉट ब्रेक इट एनी फर्दर। और उन्होंने इस छोटू से पार्टिकल को क्या बोला? उन्होंने इस पार्टिकल को बोला परमाणु। क्या बोला उन्होंने इसको? उन्होंने इसको बोला परमाणु, ठीक है। उसके बाद चलो थोड़ा सा आगे, उसके बाद आते हैं हमारे पकुड़ा कत्यायमा। एक और इंडियन फिलोसोफर आते हैं पकुड़ा कत्यायमा और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला दैट दीज पार्टिकल्स, मतलब भैया ये जो परमाणु हैं, दे नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। उन्होंने बोला कि ये जो परमाणु है ना, ये भैया अकेले नहीं रह सकते, मतलब कुछ रह भी सकते हैं बट जनरली नॉर्मली ये अकेले नहीं रह सकते। ये कैसे रहते हैं? दे नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म। ये किसी ना किसी के साथ भैया दोस्ती बना के, रिश्ता बना के रहते हैं। तो ये इंडियन फिलोसोफर्स ने बोला कि भैया पदार्थ है, तोड़ते जाओ परमाणु मिलेगा। और पकुड़ा कत्यायमा ने बोला कि वो जो परमाणु है वो नॉर्मली कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। चलो भैया आगे, इंडियन फिलोसोफर्स हो गए तो थोड़े और फिलोसोफर्स के बारे में जान लो। फिर आए ग्रीक फिलोसोफर्स। कौन? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। उन्होंने भी वही सेम चीज ही बोली कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अब हम पदार्थ से मैटर पे आ गए भैया, लैंग्वेज चेंज हो गई है। इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, हमें पता है मैटर क्या होता है। अगर हम मैटर को तोड़ते रहें, डिवाइड करते रहें तो देयर विल कम अ स्टेज when particles obtained cannot be divided further। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि मुझे एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको मैं और डिवाइड नहीं कर सकती। जिस चीज को मैं और डिवाइड नहीं कर सकती वो इनडिविजिबल है, मतलब मुझे एक इनडिविजिबल पार्टिकल मिलेगा जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? एटम रखा। उन्होंने बोला इफ वी कीप ऑन डिवाइडिंग मैटर देयर विल कम अ टाइम व्हेन वी हैव अ पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो उन्होंने उसका नाम रख दिया एटम, ठीक है। तो ये हमने फिलोसफीज और रिसर्चेस के बारे में देख लिया। बट बच्चा ये जो सारी चीजें थी ना, ये सारी चीजें ना मतलब फिलोसफीज और रिटन टेक्स्ट रह गए। इन पे काम होता गया और फाइनली 18th सेंचुरी के अराउंड हमें कुछ ऐसे लॉज मिले, हमें कुछ ऐसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मिले जिन्होंने इनको, इन एटम्स को, इन परमाणुओं को और अच्छे से एक्सप्लेन करा। भैया ये कैसे कंबाइन करते हैं, ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इनका नेचर क्या है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आए? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आए। और हमें कौन से दो लॉज देखने हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के? पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट मास, लॉ ऑफ
कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हमारे कौन से दो लॉज हो गए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस अंडर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आइए देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चा हमें नाम से ही पता लग रहा है मास कंजर्व हो रहा है। समझो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय लेवोइजियर इन 1774। According to the law of conservation of mass, mass is neither created nor destroyed in a chemical reaction. There is no change in mass during a chemical reaction. सबसे पहले बच्चा केमिकल रिएक्शन को समझते हैं क्या होता है। मैंने बोला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करके मुझे क्या दे रहे हैं? वो कंबाइन करके मुझे दे रहे हैं वाटर। ठीक है, ये मैंने बोला। ठीक है, क्लियर है? तो ये है एक केमिकल रिएक्शन। मैं इसको कैसे लिख सकती हूं? H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो बच्चा ये क्या है? ये एक केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो इस केमिकल इक्वेशन में ये जो चीजें हैं ये रिएक्ट कर रहे हैं, इनके बीच कुछ ना कुछ चक्कर है भैया। ये रिएक्ट कर रहे हैं और क्योंकि ये रिएक्ट कर रहे हैं तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं और जो नई चीज बनाते हैं, H2 और O2 ने रिएक्ट करा, उन्होंने एक न्यू चीज बनाई, दैट इज वाटर। तो वो जो न्यू चीज होती है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। तो इस केमिकल इक्वेशन में मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्ट करते हैं और जो नई चीज बनती है उनके रिएक्शन से, उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्शन से पहले जितना मास था, मतलब रिएक्शन से पहले जितना मास था, मतलब रिएक्टेंट्स का जितना मास था। रिएक्शन से पहले क्या था? रिएक्टेंट्स ही तो थे ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्शन से पहले जितना मास था उतना ही मास रिएक्शन के बाद भी होगा। अगर रिएक्शन से पहले मेरा टोटल मास x था तो रिएक्शन के बाद भी टोटल मास जो है वो x ही रहेगा। मास ना ही नष्ट होता है ना ही नया जन्म लेता है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। देखो इसको समझो, ऐसे समझते। लेट अस सपोज बच्चा मेरे पास एक बड़ा बीकर है जिसमें है केमिकल 1 और एक अंदर छोटा सा बीकर एक और है, अंदर एक छोटा सा बीकर और है जिसमें पड़ा है केमिकल 2। तो मैंने इस पूरे सेटअप का, इस पहले बीकर का, बड़े बीकर का, छोटे बीकर का, इन सारे केमिकल्स का मास निकाला तो वो 80 ग्राम आया। अब मैंने क्या करा? मैंने ना अंदर ऐसे उंगली डाल के ना ये बीकर का गिरा दिया कि भैया 1 और 2 रिएक्ट कर जाए। ठीक है, तो पहले मेरे पास क्या था? मेरे पास रिएक्टेंट्स में क्या थे? रिएक्टेंट्स में मेरे पास थे 1 और 2। जब 1 और 2 रिएक्ट करे, देखो ये बीकर यहाँ पे गिरा हुआ है, अगर आप लोगों को मतलब गिरा हुआ नहीं है, मतलब ये समझ लो, गिरा हुआ मैं दिखा नहीं सकती, ड्राइंग बहुत बेकार है मेरी, मतलब आप ये समझ लो कि 1 और 2 जब मिल गए तो क्या हुआ? एक नया प्रोडक्ट बना जो कि क्या है? 3। तो मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया मेरा 3। जब मैंने इसका मास निकाला, भैया कोई ये सोचेगा यार ये 1 है ये 2 है, इनका मास अलग होगा, जब नई चीज बनी है यार, हल्की भी हो सकती है भारी भी हो सकती है, हमें क्या पता। बट ये देखा गया कि जब इनके बीच में रिएक्शन हो गया, 1 और 2 के बीच में रिएक्शन हो गया, तब जो नई चीज बनी यानी कि जो मेरा प्रोडक्ट बना, इस पूरे का जब मास निकाला गया, बड़े बीकर का, छोटे बीकर का, और जो मुझे मिला है उसका भी मास कितना आया? 80 ग्राम आया। मतलब रिएक्शन से पहले जितना मास था, रिएक्शन से पहले जितना मास था बिफोर, उतना ही रिएक्शन के बाद भी है आफ्टर द रिएक्शन। और यही क्या है? यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो क्या मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये कह सकती हूं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्शन से पहले क्या प्रेजेंट होते हैं? रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्शन के बाद क्या मिलता है? मुझे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो रिएक्शन से पहले जितना मास है उतना ही रिएक्शन के बाद होगा, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद इथेनॉइक एसिड। तो मतलब ये दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंट्स हो गए। सोडियम कार्बोनेट reacts with ethanoic acid, reacts with ethanoic acid to give sodium ethanoate। ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, नई चीजें बनी है ना। to give me sodium ethanoate plus
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इनके तो फॉर्मूला सिंपल है, ये तो आपको आते हैं ना, तो मैंने भी एज इट इज लिख दिए। अब कहता है इन द एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कितना है 5.3 ग्राम है, रिएक्टेड विद 6 ग्राम इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड कितना है 6 ग्राम है, टू फॉर्म 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। ये मुझे मिला एक्सपेरिमेंटली, बच्चा ये देखा गया, मैं मन से नहीं बोल रही, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। शो दैट दिस डेटा वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब रिएक्शन से पहले जितना मास था उतना ही मास रिएक्शन के बाद भी होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वेरीफाइड। देखो 5.3 प्लस 6 कितना होता है 11.3 ग्राम होता है, तो मेरा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना आ गया 11.3 आ गया। अब यहां पे देखो 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9, अगर हम इसका सम करेंगे तो ये भी कितना आएगा, ये आएगा 11.3 ग्राम। 8.2 प्लस 2.2 कितना हो गया 10.4, और 10.4 में 0.9 ऐड करोगे तो हो जाएगा 11.3। ठीक है, क्लियर हो गया। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इससे मेरा क्या वेरीफाई हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई हो गया। देख लो एक बार इसको, समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हमारा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर हो गया, अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस पे आते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन गिवन बाय प्राउस्ट in 1779. It noted that many compounds were composed of 2 or more elements, and each such compound had the same element in the same proportion irrespective of where the compound came from. देखो बच्चा ये कहना चाह रहा है, लेट अस सपोज मैंने एक कंपाउंड ले लिया, क्या पानी ले लिया, जल ले लिया, ठीक है जल लीजिए, हमने जल ले लिया, ओके। अगर मैं वाटर को तालाब से लूं, नदी से लूं, झरने से लूं, बिजलेरी से लूं, बिलजेरी से लूं, किनली से लूं, जिस मर्जी से मैं पानी ले लूं, पानी हर केस में H2O ही होगा। देखो ईच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन। पानी में हमेशा सेम एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे, और उनका रेशियो क्या होगा, पिछली क्लास में बताया था, पिछले लेक्चर में क्या होगा, सही पकड़े हैं, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो हो जाएगा 1:8। क्या हो जाएगा 1:8 हो जाएगा, और यही क्या है, यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक फिक्स्ड रेशियो। देखो क्या कहता है ये लॉ, इन अ केमिकल सब्सटेंस, मैंने वाटर ले लिया, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। वाटर मैं चाहे कहीं से भी लूं, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशियो में ही होंगे, 1:8 बाय मास। अब ये बाय मास कैसे आया, इसको आइए देखते हैं। हम इसी लेक्चर में आगे जाके सब समझ लेंगे एटॉमिक मास का किस्सा, बट अभी थोड़ा सा भरोसा कर लो यार मैडम पे। तो एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो होता है 1 AMU, या फिर 1U भी लिख सकते हैं, बस अभी इतना समझो। और यहां पे मेरे पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हैं, तो एक का 1 है तो 2 हाइड्रोजन एटम के लिए 2 लिख दिया। एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 AMU, या फिर 16U भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन एटम है तो मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया। अब सिंपल मैथ्स है, आंसर क्या आ गया 1:8, और ये रेशियो किसके रिस्पेक्ट में आया, विद रिस्पेक्ट टू मास। तो अब समझे कि बाय मास क्यों लिखते हैं। इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास कार्बन है और इसमें ऑक्सीजन है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इस लॉ के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड चाहे मुझे दुनिया के किसी भी कोने से मिल जाए, ऊपर से नीचे से लेफ्ट से राइट से कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन ही होंगे और एक फिक्स रेशियो में ही होंगे। ये फिक्स रेशियो देखिए कैसे निकलेगा। एक कार्बन एटम का मास होता है बच्चों 12U या AMU, एक ही बात है, वो भी आपको आगे समझ आ जाएगा। और एक ऑक्सीजन एटम का मास अभी हमने पीछे ही देखा है कि 16 AMU या 16U है।
यहाँ पे एक ही कार्बन प्रेजेंट है तो मैंने यहाँ 12 लिख दिया। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक का 16 है तो 2 का क्या हो गया, 32 हो गया। तो ये किससे जाएगा, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो है हमेशा 3:8 के ही रेशियो में होंगे। और यहां पे हम क्या लिख देंगे, बाय मास, क्योंकि ये रेशियो हमने किसके रिस्पेक्ट में निकाला है, मास के रिस्पेक्ट में निकाला है। तो यही कहता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो आप लोगों को क्लियर हो गया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझ आ गए।